वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन आज मेटाबॉलिज्म का पार्ट ग्लाइकोलाइसिस लेके आया हूं। तो आज मैं देखूंगा और आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस कितनी आसान प्रोसेस होती है। इसमें हम ग्लाइकोलाइसिस की सारी प्रोसेस और उसके फार्मूला के बेस पे उसको डन करेंगे, देखेंगे कि किस किस जगह पे किस प्रकार की एनर्जी बनती है, कहाँ पे वो एनर्जी यूज होती है और ये कैसी प्रोसेस है, ये प्रोकैरियोट में कैसी होती है, प्रोकैरियोट में कैसी नहीं होती है। फ्रेंड्स, अब तक का सबसे ये मोस्ट और सबसे अच्छा वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, जितने भी सोर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं ग्लाइकोलाइसिस के। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें इस वीडियो में और आप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कंप्लीट नोट्स आप सीख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें कि इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी क्या होती है। इसके बाद जैसे देखिए, हम ग्लाइकोलाइसिस का जनरली मतलब जो होता है, ग्लाइको मतलब जो ग्लूकोज होता है, लाइसिस मतलब उसका ब्रेक डाउन। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन इट किसी ना किसी केस में ऐसा भी होता है कि जिन्हें अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यह प्रोसेस एरोबिक के साथ साथ एनाएरोबिक भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि जो इसका लोकेशन है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, वह कैसी होती है। तो यह प्रोकैरियोट में जो साइटोप्लाज्म में यह प्रोसेस होती है, साइटोसोल रीजन में। यूकैरियोट में भी सेम कंडीशन में यही होती है। और इसका जो लोकेशन का जो ये मेन कार्य होता है, वो इंट्रासेलुलर लोकेशन पर होता है, ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर। इस पॉइंट्स को आप 100% नोट करिएगा फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। चाहे आप CSIR नेट हो, ICAR हो, DBT वेट हो, गेट हो, गेटबी हो, IIT जैम हो, है ना, किसी भी, या फिर BSc के स्टूडेंट हैं, MSc के स्टूडेंट हैं, या कॉलेज लेवल या फिर 12th लेवल के भी स्टूडेंट हैं, आप सब के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला फ्रेंड्स। इसके अलावा कहीं भी आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी फ्रेंड्स, यकीन दिलाता हूँ मैं आपको। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हर वो की पॉइंट्स आप देख पाएंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पिक किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं और कैसे हमें उनको आसानी से समझना है और ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। मैं उसका पूरा फार्मूले के साथ साथ उसका जो साइक्लिक फॉर्म है, उस कंडीशन से भी मैं आपको बताऊंगा आगे पूरी, कि किस प्रकार से अपन ग्लाइकोलाइसिस को इजी वे में समझ सकते हैं और उसके जितने भी स्टेप हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं और उनके जो की पॉइंट्स हैं वो कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। हमने बात कर ली कि साइटोप्लाज्म रीजन में होते हैं। अब सबसे पहले ये देखना है कि जो इसमें 10 स्टेप इन्वॉल्व होती है, 10 स्टेप में जो 5 स्टेप होती है, 1 से लेके 5 तक की फ्रेंड्स, वो क्या करती है, वो एनर्जी को अब कंज्यूम करती हैं। एनर्जी कंज्यूम क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें फास्फोरिलेशन करवाना होता है। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप ध्यान में रखिएगा। तो जो 1 से लेके 5 तक के स्टेप हैं, इन 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस के वो एनर्जी को यूज करते हैं। और जो 5 स्टेप लाभ 6 to 10 स्टेप जो हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी का जनरेशन करते हैं। जनरली इन्हें पे ऑफ फेज या एनर्जी जनरेशन फेज बोलते हैं। और 1 से लेके 5 तक की जो फेज होती हैं, स्टेप्स होते हैं, उन्हें एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं फ्रेंड्स। ये वर्ड की टर्मिनोलॉजी, इन्हें नोट कर लें फ्रेंड्स, आगे मैं आपको दिखा दूंगा, है ना, कि कैसे एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है और कैसे एनर्जी बनती है। तो एनर्जी जिस प्रोसेस में बनती है उसे भी क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसके जो हिस्ट्री है, इसको EMP पाथवे भी बोला जाता है फ्रेंड्स। EMP पाथवे भी इसको बोला जाता है। एमडेन मेयरहॉफ पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। 2021 के गेट में ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, इसी से जस्ट क्वेश्चन पिक कर लिया गया था कि ऐसा कौन सा पाथवे जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, है ना। तो यही ग्लाइकोलाइसिस था। इसके हिस्ट्री साइंटिस्ट के नेम से आ गया था फ्रेंड्स क्वेश्चन। अब इसके कुछ छोटे से की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका जो की पॉइंट्स है, इट इज़ यूनिक पाथवे दैट ऑकर इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशन। ये सभी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या कर सकता है, रिस्पायरेशन कर सकता है। अब आगे बात करते हैं।
और अब इसमें देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की ये जो 10 स्टेप है, 10 स्टेप में कौन ऐसी प्रोसेस होती है जो इरिवर्सिबल होती है। यहीं से क्वेश्चन पिक किया जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखना है कि जो रिएक्शन होती हैं ग्लाइकोलाइसिस जो इरिवर्सिबल होती है, जो वापस में कन्वर्जन नहीं होता, जिनका वापस उनके वैसिक कंपोनेंट में, वैसिक चीज़ों में, तो ये जंगली प्रोसेस है रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। तो 1, 3 एंड 10 ये जो रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, ये इरिवर्सिबल होती हैं, ये वापस कन्वर्जन नहीं होता है इनका। तो ये इसको याद रखना कि कौन सी 1 और अब इसकी बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ये 7 और 10 जो स्टेप है, ये क्या करता है, इसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, इसी में एनर्जी बनती है फ्रेंड्स। इन्हीं दो में से एनर्जी बनती है, आगे उसको भी बताएंगे कैसे एनर्जी बनती है। फिर अगले स्टेप जो है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एनर्जी कितना देता है, सिर्फ ये एटीपी देता है फ्रेंड्स, 2 एटीपी देता है एंड 2 NADPH। तो यह देखना कि 2 ATP प्लस 1 NADP होता है 2.5 और 2.5 पे 2 इसका ये 2 NADP का निकल गया, तो टोटल 5, तो 2 + 5 = 7। तो 7 ATP। तो ये देखिए कि एरोबिक कंडीशन में ये 7 ATP देता है और एनारोबिक कंडीशन में सिर्फ 2 ATP देता है, सिर्फ यही वाली जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में बनती है एनारोबिक कंडीशन में। चलिए आगे अब डिटेल से समझ पाएंगे इसको फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका जो रेगुलेशन है फ्रेंड, इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके पाथवे को समझ लेते हैं, इसके बाद उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इस पेज को हम साइड में रखते हैं, अब डिस्कस करते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि कैसे इसका ब्रेक डाउन होता है और अंततः क्या बन जाता है। तो ये ग्लूकोज है फ्रेंड्स हमारा, जिस प्रोसेस को कैटलाइज करता है वह हेक्सोकाइनेज होता है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में यह प्रोसेस करता है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे एटीपी के क्या हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है एटीपी में, कंज्यूम की जा रही है एटीपी। अब क्यों कंज्यूम की जा रही है, क्योंकि ये उसे फास्फोरिलेशन करवाना है। ये लिखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर 6 नंबर की पोजीशन में से फॉस्फेट ऐड करना है, फास्फोरिलेशन करवाना, इसलिए ये एटीपी यूज हो रही है, वरना कोई एटीपी यूज होने का यहाँ पे काम नहीं था। तो इसलिए देखिए यहाँ पे फास्फोरिलेशन करवाया, इसलिए यहाँ पे इसने एटीपी लिया। तो हम इसे कह सकते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। यहाँ से पहले की मौजूद एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे लग रही है, यूज हो रही है, कंज्यूम की जा रही है। इसके बाद अगली जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या कन्वर्जन होता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से बनता है, सेम कंडीशन है ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में। ये पायरेनोज स्ट्रक्चर था, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज था फ्रुक्टोज बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि अगली जो प्रोसेस हो यहाँ पे भी क्या होता है, क्यों यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। तो देखते हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, तो पहले नंबर और 6 नंबर दोनों की कंडीशन में ये पहला नंबर के पहले नंबर के कार्बन में ये फास्फोरिलेशन और 6 नंबर के कार्बन में क्या है, फास्फोरिलेशन। ये स्ट्रक्चर किसका है, फ्यूरानोज यानी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आप सारा एग्जाम्पल इसी पेज से आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको कहीं भी सोर्स जुटाने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड्स। मैं ओवरऑल सोल्यूशन आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अब देखते हैं कि अगली प्रोसेस जो होती है ये क्या होती है। अब देख फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट्स में क्या हो जाता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, और फिर इसमें जो एक एल्डोलेज जिंक आयन की प्रेजेंस में ये क्या करता था, ये प्रोसेस को कैटलाइज करवाता है, क्या बना देता है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है। तो और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट क्या बना देता है, ट्रियोज फास्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में। ये वही है फ्रेंड्स, इन्हें ही हम स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बो फ्रेंड्स, ये ट्रियोज फास्फेट आइसोमरेज यह बना देता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं फ्रेंड्स। इससे जो और आगे जो इनसे ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, वो फर्दर आगे हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से इन्हीं केस तक कह सकते हैं, बाकी इसके आगे हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन ये देखेंगे हमेशा हम पढ़ते हैं, जब मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं तो मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का हम वापस में वो देखते हैं कि
कौन सा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कौन सा कीटोनिक ग्रुप है, हम लोग देखते हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लें। हमने कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट मोनोसैकेराइड के बारे में बताया था। तो हम कहाँ से कार्बोहाइड्रेट को काउंट कर सकते हैं? जब से कार्बन की संख्या C3 होती है फ्रेंड्स, उस कंडीशन से हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो यही ब्रेक डाउन के वो मिलते हैं हमें ग्लाइकोलाइसिस में, जो क्या बना देते हैं, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है फ्रेंड्स। ये वही एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब देखते हैं कि आगे कि क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पास की 1 से लेके 5 तक की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती हैं, वो जो होती हैं वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होती है फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, या प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज इन्हें बोल सकते हैं, प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब इसके आगे की बात करते हैं कि ये आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप जो है ये इस कंडीशन में एनर्जी यूज होती है जब 6 फास्फेट और 1C बिस फास्फेट बनता है। इस कंडीशन में एनर्जी यूज होती है। अब आगे बताएंगे फ्रेंड्स, अगली प्रोसेस में जो 6 से लेके ये यहाँ से 6 से ये प्रोसेस यहाँ से है, 6 से लेके फ्रेंड्स इधर का जो बनता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है। तो अब बात करते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट से क्या कन्वर्जन हो जाता है, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनता है। अब देखिए यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हो गया है यहीं बात से। तो अभी देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, सब स्टेट लेवल फास्फोरिलेशन। यहाँ पे NADH बन रहा है फ्रेंड्स, एक जगह NADH बन रहा है। अब आगे बात करते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से आगे क्या बन रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, 2 ADP से 2 ATP एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। अब देख लेते हैं ये जो अगली प्रोसेस है हमारी 3 फास्फोग्लिसरेट की। इनके हर प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्जन का कार्य करता है। तो फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, 3 फास्फोग्लिसरेट को 2 फास्फोग्लिसरेट में इसकी पोजीशन को तीसरे पोजीशन से दूसरे पोजीशन में करने का कार्य करता है। इसके बाद एक इनोलेज आता है जो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या कर देता है, वाटर को रिमूव करता है। और फिर फाइनली क्या बनाता है, फास्फोइनॉल पाइरूवेट। और इसके बाद जो पाइरूवेट काइनेज होता है वह क्या करा देता है, सब स्टेट लेवल फास्फोरिलेशन से ATP जनरेट करता है। ये क्या है, पाइरूवेट आप अपना फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। 10C से इधर 6 कार्बन से इधर हमें 3 कार्बन के 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे इसकी बात करते हैं इसके रेगुलेशन के बारे में कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। और इस रेगुलेशन के बाद ये पाइरूवेट है ये कैसे आगे साइट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है, कैसे ये मूव करता है। तो पाइरूवेट का कैसे कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल के बीच का इंटरमीडिएट है उसका कन्वर्जन कैसे होता है उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसके आगे की स्टेप जो है वह देख लेते हैं कि इसमें ऐसे कौन से जो कुछ एंजाइम हैं जो आपस में जो क्या करते हैं, प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं आपस में। और रेगुलेट कौन कौन से करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसमें 3 प्रकार के एक एलोस्टेरिक एंजाइम पाए जाते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम वही 3 होते हैं, एक हेक्सोकाइनेज एंड फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पाइरूवेट काइनेज। ये वही तीनों एंजाइम हैं फ्रेंड्स 1, 3 और 10 के बीच वाले, जो जिनकी प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। हमने आपको बताया था ये इरिवर्सिबल, ये जैसे लास्ट 10 नंबर में ये जो हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पाइरूवेट काइनेज था, मैंने बताया कि 1, 3 और 10 के बीच की यही प्रोसेस थी जो इरिवर्सिबल थे, है ना। अब देखते हो उनको एक्टिवेट कौन कौन से करता है। पहले को तो ये सेल्फ में एक्टिवेट रहता है, इसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है इसको एक्टिवेटर के लिए फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट
और एएमपी की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। इनको रिक्वायर है सिर्फ एडिन मोनो एक की ज़रूरत है इनको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। हमने बात की एक्टिवेटर हैं। और फ्रुक्टोज जो पायरुवेट काइनेज है उसको एक्टिवेटर के लिए क्या, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट तथा एएमपी भी ज़रूरी है इनको एक्टिवेटर के लिए। अब बात करते हैं इनहिबिटर। एक्टिवेटर तो ये हो गए इनके लिए। अब इनके इनहिबिटर की बात करते हैं कि आखिर ये इनहिबिट क्यों करते हैं। अगर हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है वहाँ पास तो अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट की कंसंट्रेशन या मात्रा बढ़ेगी या उसे एक्स्ट्रा कहीं से दिया जाएगा तो वह इनहिबिटरी इम्पैक्ट किसके लिए शो करेगा, हेक्सोकाइनेज के लिए करेगा। अगर बात करते हैं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज में जो इनहिबिटरी फैक्टर होता है वह साइट्रेट और एटीपी होता है। एटीपी क्यों होता है, हम जनरली जान सकते हैं कि जिसको रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक की, एडेनिन मोनोफॉस्फेट की अगर ज़रूरत है एडेनोसिन, तो वह 3 लेके क्या करेगा, कहीं ना कहीं इनहिबिटरी फैक्टर शो करेगा। तो इसे जो ट्राई है इसलिए उसके लिए इनहिबिटरी फैक्टर का कार्य कर रहा है। देखते हैं कि पायरुवेट काइनेज जो है, पायरुवेट काइनेज एसिटिल को एंजाइम है। इसके लिए जो इनहिबिटरी का कार्य करता है वो एसिटिल को एंजाइम तथा एटीपी है। एटीपी का कार्य इनहिबिटरी फैक्टर के जैसे होता है, किसमें, एलोस्टेरिक रेगुलेशन वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो किसमें वर्क करते हैं, इन ग्लाइकोलाइसिस में। और सिर्फ वही 3 एंजाइम्स हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं फ्रेंड्स। ये याद रखना बहुत बड़ा की पॉइंट्स है, सभी एग्जामों में यही घुमा फिरा के आता था। CSIR नेट में 2018 में लगभग यही क्वेश्चन आया था कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज में फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट क्या एक्टिवेटर है या इनहिबिटर है, तो यही पूछा गया था फ्रेंड्स। तो अपन को याद रखना है कि जो एटीपी है वो इनहिबिटर के लिए कार्य करता है पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, और जो एएमपी है वो एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है। तो हम जनरली उसको क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्या करते हैं, उसको कट कर सकते हैं कि कौन उसके लिए सही है कौन नहीं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था कि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, फाइनली वो कन्वर्जन होता है पायरुवेट में 3 कार्बन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, आगे पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट फिर एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्जन होता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। फर्दर जो इंटरमीडिएट बनता है एसिटिल को एंजाइम, वह साइट्रिक एसिड साइकिल में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि साइट्रिक एसिड साइकिल कितनी इजी तरीके से, हम यहाँ पे आपको क्लू दिखाना चाहेंगे फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से आप समझ पाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, सॉरी साइट्रिक एसिड साइकिल में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ग्लाइकोलाइसिस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लें, है ना। और इसके बाद लास्ट की प्रोसेस का इसमें क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इजी वे में, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका साइड में हम डायरेक्ट क्या देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बेस पे हम देख रहे हैं, तो बहुत इजीली तरीके से समझ में आता है। और इधर का भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद फाइनली ओवरऑल जो छोटा सा क्लू हमने तैयार कर रखा आपके लिए वो ये है कि, है ना, एग्ज़ाम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1,3 बिसफॉस्फेट। इसी में से अब के जो क्वेश्चन आने के जो प्रियोरिटी रहती है फ्रेंड्स वो यहीं से रहती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं प्रोसेस से, इनहिबिटरी इनफेक्ट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन उसे बोलते हैं फिर जहाँ से एनर्जी का जनरेशन होता है, जहाँ से एनर्जी बनती है वही कहलाता है। और हमने ओवरऑल आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि कैसे कितनी एटीपी बनती है एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में। सिर्फ इतना ही ग्लाइकोलाइसिस है फ्रेंड्स। बहुत सारी बातें हमें पढ़ लेना और बुकों में पढ़ना उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर तरीके से समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे कोई कुछ रॉन्ग लग रहा है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में। और मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाली हर नई वीडियो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से, चाहे आप 10th 12th में जिसमें भी लाइफ साइंस हो,
इवन जितने भी लाइफ साइंस के सिलेबस में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस में अगर ईएमपी या ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है तो ओवरऑल कंक्लूजन आज इस वीडियो में आपको दिया गया है नेट स्टडी 8 के माध्यम से। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर और कुछ भी सीखना है मेरे माध्यम से तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा और आपके लिए उसके सारे सलूशन लेके आऊँगा फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी इस नेट स्टडी 8 चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके एग्ज़ाम के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको जस्ट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाया गया फ्रेंड्स। तो आप उनको जाके देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और आप एक अपने आप को अच्छा उस टॉपिक में एक अच्छा फील कर सकते हैं कि हाँ इस चीज़ हमसे आ रही है और क्लियर तरीके से फ्रेंड्स मैं चाहूँगा और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करके रिकमेंड करें कि हम आपके लिए कौन सा नया वीडियो लाएं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने नीडी फ्रेंड के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।